मॉर्निंग बच्चों। कल हम जिस टॉपिक को पढ़े थे मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं या फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो शब्द आपको उसमें समझ में ना आए हों या उसके संदर्भ में कोई भी जानकारी लेनी होगी तो बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे कि पृथ्वी का उद्भव और विकास, यानी पृथ्वी का पैदा कैसे हुई है, पृथ्वी बनी कैसे है, इसके पीछे कारण क्या थे, तत्व क्या थे, वेद पुराण इत्यादि में इसके बारे में क्या कहा गया और वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा, कितने भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया, इसके साथ ही साथ इसमें कौन कौन से बदलाव कब कब हुए और किस काल में हुए, इन सब की जानकारी हम इस लेसन के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले लेसन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ें आपको मैं बार बार हाइड करूँ या जो शब्द मैं आपको बताऊँ उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्दावलियों का समावेश है जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए कापी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग कापी पेन लेके बैठें, जो चीज़ें यूनिक लगे या जो चीज़ें लगे कि नहीं इसे नोट करने लायक है, इसे कॉपी पे लिखने लायक है, तो उसको कॉपी पे लिख कर अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आइए हम लोग पहले किताब पढ़ लेते हैं। किताब पढ़ने के साथ साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है क्या कि पृथ्वी के उद्भव और इसके जैविक विकास की बड़ी विचित्र कहानी है। भारतीय वेद पुराणों के अनुसार पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के अन्य पिंडों की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है तथा समस्त जैविक प्राणियों जैसे जीव जंतु तथा वनस्पति आदि की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। यानी जैसा कि लोग कहते हैं कि ये पूरा संसार जो है बनाने वाला भगवान है और जो मनुष्य हैं इनको बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा ही जो है समस्त विश्व के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के जीव को उत्पन्न करने वाले तथा सभी लोगों को जिलाने वाले ब्रह्मा को माना जाता है। तो ये वेद पुराणों के आधार पे था कि क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस सृष्टि जो हुई है ये भगवान की देन है और भगवान ही इसके मालिक है। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव ने अपनी मस्तिष्क का विकास किया, अपनी बुद्धि से उन्होंने चाँद तक पहुंचने की कोशिश की, सूर्य तक पहुंचने की कोशिश की और अनेक प्रकार के अध्ययन भी किए। उस अध्ययन के आधार पे आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा आध्यात्मिक को छोड़कर इन्होंने वैज्ञानिक तौर पे जो अध्ययन किया उस आधार पे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पहले लोग मानते थे कि ये सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है और भगवान के ऊपर कोई नहीं है, तो उसमें से कुछ तो हम लोगों ने आज वैज्ञानिक युग में कुछ चीज़ों को जानने का तो प्रयास हम लोगों ने किया, मानव ने किया, और जितना प्रयास उन्होंने किया, जितना उसके बारे में जाना है उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये कहा कि उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई, इसी प्रकार की अवधारणाएँ कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती हैं और सभी ग्रंथ अपने अलग अलग जो है कि बातें बताते हैं, चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, कोई भी ग्रंथ ऐसा है, जो भी ग्रंथ बना हुआ है इस टाइप से हर ग्रंथ में चर्चाएं इस जहाँ को लेके अलग अलग बनाई गई हैं। पृथ्वी के बारे में अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग रूप से अपना वर्णन किया है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि हम लोग वैज्ञानिक युग में हैं और विज्ञान क्या कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी कैसे जन्म कैसे हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।
भूवैज्ञानिकों, यानी भूवैज्ञानिकों का मतलब होता है जो वो वैज्ञानिक जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो भूवैज्ञानिक पृथ्वी के ऊपर तथा इसके अंदर की चट्टानों का अध्ययन करके इसके विकास और उत्पत्ति के संरचना के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको दी है। जैसा कि पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, ग्रह हैं, चाँद है और तारे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अध्ययन किया। साथ ही पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की चट्टानें हैं, पृथ्वी के ऊपर भी चट्टानें पाई जाती हैं, पृथ्वी के ऊपर जल है, समुद्र है, तरह तरह की जीव जंतु सभी का अध्ययन करने के बाद जो है पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, और वो प्राप्त किस कारण हुई? वैज्ञानिक खोजों के कारण। तो आगे हम चलते हैं कि पृथ्वी के उद्भव तथा विकास की जानकारी प्राप्त करने में जैव अवशेषों मतलब जीवाश्म, जो जीव ज़मीन में किसी कारण मर जाते हैं, दब जाते हैं, बाढ़ के कारण बह जाते हैं और वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो उनके जो अवशेष बचते हैं उन्हें जैव अवशेष कहते हैं। तो जैव अवशेषों का बहुत ही बड़ा महत्व था, क्योंकि उन्हीं के आधार पे उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इस आधार पे आगे देखिए क्या लिखा है कि फॉसिल, यानी फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, चाहे हम फॉसिल कहें चाहे जीवाश्म कहें, तो हम जीवाश्म कहते हैं जिससे आपको आसानी होगी। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर चट्टानों तथा समुद्रों की तहों और उसके नीचे दबे हुए प्राचीन काल से जो जैव अवशेष हैं उनके द्वारा अध्ययन किया गया। अब कुछ जीवों के अवशेष पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, कुछ समुद्रों में हैं, तो इस तरह से उन सभी का अध्ययन करके ही ये पता लगाया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये एक अनुमानित है, ऐसा नहीं, हर वैज्ञानिकों का अपना अपना अलग अलग मत है, फिर भी जो सामान्य मत होता है उसी को लोग मानते हैं। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक इसी को मानते हैं। तो जो प्राचीन काल से दब जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा और सुना है। तो आगे चलते हैं। तो आपको ये पता हो गया होगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं। और इस जीवाश्म का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों, जो जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं, उन वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? पेलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वाइवा में या कभी आपके पेपर में ये सब शब्द पूछे जाते हैं और आप जानते हुए भी लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जीवों के जीवाश्म पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? पेलिएंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आधुनिक कार्बन आइसोटोप डेटिंग विधि के आधार पर किसी भी अवशेष काल अथवा आयु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है आधुनिक कार्बन आइसोटोप डेटिंग विधि। तो ये एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जीव का जो जीवाश्म है, जैसे कि कोई भी जीव मर जाता है तो उसके कुछ अंश बचे रहते हैं, तो उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्बन आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। और उसी के आधार पे हम किसी भी जानवर या जीव या व्यक्ति के आयु का पता लगाते हैं, उसके जन्म का समय पता लगाते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को दफन कर दिया जाता है तो फिर उसको निकाल कर उसका अध्ययन किया जाता है। अगर वो क्रिमिनल है तो कहाँ का था, क्यों, कैसे मरा, क्या मरा, यानी सारी एनालिसिस जो पुलिस वाले करते हैं। तो इस तरह से जो भी एनालिसिस की जाती है सब कार्बन आइसोटोप डेटिंग के अंतर्गत हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम किसी भी जीव की उत्पत्ति और उसके वंश और उसके काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पौधा, कोई वस्तु कितने पुरानी है इसका भी अध्ययन
इसी कार्बन आइसोटोप डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब जीवाश्म का गहन अध्ययन हम करते हैं जिस विधि से, उस विधि को हम क्या कहते हैं, कार्बन आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए नीचे लिखा है कि इस शताब्दी के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह पता चलता है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल, यानी उस समय जब इस विधि से जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल और सौर मंडल के अन्य ग्रहों का विकास कैसे हुआ, कैसे सूर्य बना, कैसे ग्रह बने, ये ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब जानकारी हमें कहाँ से कैसे मिली, किस विधि के द्वारा, कार्बन आइसोटोप डेटिंग के द्वारा। इस पे प्रश्न बन सकता है कि किस विधि के द्वारा हम किसी जीवाश्म के बारे में, उसके आयु के बारे में, या किसी ग्रह के बारे में और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, कार्बन आइसोटोप डेटिंग पद्धति के आधार पर, यानी विधि के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की आयु, जीवाश्म की आयु, या किसी सौरमंडल की आयु, ग्रहों की आयु, यानी इस तरह से हम इत्यादि चीज़ों को इसी विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं। आगे है कि अब अनुमान लगाया जाता है, इसी विधि के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि आज से लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक दहकते हुए गोले की भांति थी, यानी जैसे आग का गोला दहकता हुआ था, उसी तरह पृथ्वी आज से लगभग 6 करोड़ पहले क्या थी, आग का गोला थी। और आग का गोला यानी आग का गोला थी, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि आज से लगभग 6 दहकते हुए अंगारे की भांति किसी विशेष ब्रह्मांडीय घटना के दौरान सूर्य से अलग हुई थी। तब से लेकर आज तक के समय में जो अंतर आया, इस अंतर में 6 महायुग, इस अंतर को 6 महायुगों में बांटा गया, जिसे ईरा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब था कि हमारी पृथ्वी का जन्म कार्बन डेटिंग के आधार पे पता चला कि हमारी पृथ्वी का जन्म जो हुआ, उद्भव जो हुआ, उत्पत्ति जो हुई, सूर्य की तरह हमारी पृथ्वी भी पहले एक आग का गोला, धधकते हुए आग के गोले की तरह थी। और ये कब थी, 6 अरब वर्ष पूर्व थी। और आग के गोले के रूप में किससे अलग हुई, सूर्य से अलग हुई। तो सूर्य से जब अलग हुई तब से लेकर आज तक यह जो समय लगा, यानी कि आज ठंडी हो गई पृथ्वी, तो उस समय से लेकर आज तक जो समय लगा, इस समय को वैज्ञानिकों ने 6 महायुगों में बांटा। अब वो 6 महायुग कौन कौन से हैं, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। इन अवधि में पहला था एजोइक, दूसरा था आर्कोजोइक, तीसरा था पोटिरोजोइक, चौथा था पेलियोजोइक, पांचवा था मिसोजोइक तथा छठा सीनोजोइक के नाम से जाना गया या कहा गया। प्रायः ये पहले के जो 3 युग इकट्ठे रूप से अध्ययन किया गया, तो उन्हें पूर्व कैम्ब्रियन महायुग कहा जाता है। जैसे पहले देखिए 3 कौन कौन से हैं, एजोइक, आर्कोयोजोइक और पोटिरोजाइक। ये जो 3 महायुग हैं, इन तीनों महायुग को मिला के क्या बना, प्री कैम्ब्रियन ईरा के नाम से इसको जाना गया। पूर्व कैम्ब्रियन महायुग में पृथ्वी का विशेष रूप अजैविक रूप से ही विकास हुआ था, यानी कि अजैविक रूप मतलब उस समय जो पृथ्वी का रूप था उस पर जीव नहीं थे उस समय। तो जब धीरे धीरे पृथ्वी पे जीवों का विकास कैसे होता है, क्योंकि पहले तो आग का गोला थी, तो उस समय तो जीव उत्पन्न हुए नहीं होंगे, इसलिए उसे अजैविक रूप ही कहा गया। इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्व कैम्ब्रियन महायुग था, उस समय पृथ्वी पे जीव नहीं थे और उस समय केवल पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में धधक रही थी, जल रही थी। लेकिन उसी के आगे बढ़ने पर, उसी धीरे धीरे समय बीतता गया और अजैविक से जैविक की स्थिति बनने लगी। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या कि जैविक रूप से ही विकास हुआ, अर्थात पृथ्वी सूर्य की उत्पत्ति के बाद से लेकर पूर्व कैम्ब्रियन महायुग तक पृथ्वी का भौतिक एवं रासायनिक घटनाओं के द्वारा
ही परिवर्तन और विकास हुआ। अनुमानतः इस अवधि में पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की भांति किसी जीव आदि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि जब ये पृथ्वी आग का गोला थी तो उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं थी। और कौन सा काल था, उसे हम पूर्व कैम्ब्रियन महायुग कहते हैं। तो पूर्व कैम्ब्रियन महायुग में कौन कौन से युग शामिल हुए, तो आप बता सकते हो एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजाइक। ये तीनों मिला के बनते क्या हैं, पूर्व कैम्ब्रियन महायुग के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद रासायनिक क्रिया जब पृथ्वी पे होने लगी और भौतिक क्रियाएं होने लगी तो धीरे धीरे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व धरती की चट्टानें, ऊपरी चट्टानें क्या होने लगी, ठंडी होने लगी और वह कठोर होने लगी और एक गोले के रूप में हो गई। लगभग 3 अरब वर्ष बाद पृथ्वी का अधिकतर भाग जल के विशाल भंडार में दबा हुआ था। यानी जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उस पर क्या होने ना, उस पृथ्वी पर से जो वाष्प बनते थे बादल बनने लगे और बादल बनकर फिर वर्षा होने लगी। वर्षा होने के कारण पृथ्वी पर जब का जल गिरने वर्षा होने लगी तो पृथ्वी धीरे धीरे उस वर्षा के कारण ठंडी होने लगी। और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर लगभग कई 100 साल वर्ष लगातार वर्षा हुई, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के कोण में जाने पर अभी भी वही आग का गोला धधकता है कि, और इसका पता वो ज्वालामुखी के अध्ययन से लगाते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या कहता है कि लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व धरती का अधिकतर भाग किससे था, जल से घिरा हुआ था। क्यों, क्योंकि लाखों वर्षों तक जल का जब वर्षा हो रही थी तो वर्षा होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और वर्षा इतनी हुई कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी का अधिकतर भाग जल से क्या हो गया, जलमग्न हो गया। अर्थात इस दौरान लाखों वर्षों तक बिजली के चमकने, वर्षा होने के कारण वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया निरंतर चलते रहने के कारण कई रासायनिक घटनाओं का जन्म हुआ और जिससे पृथ्वी पर एक विशाल जल भंडार तथा वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं, आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक के समय का यह युग प्री कैम्ब्रियन महायुग के नाम से जाना जाता है। यानी महाकैम्ब्रियन युग कितने वर्ष तक जाना जाता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। अब पृथ्वी पर इस काल की अवधि में जीवन मात्र एक मौलिक अणु यानी छोटे छोटे अणु थे, जीवन नहीं था। पहले छोटे छोटे अणु आए, उसके बाद जीवन की संभावनाएं बनी हैं। तो जिससे हमारे शरीर भी जो बना है, हमारे शरीर में भी अणु के मिलने से ही, अणुओं के मिलने से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से वैज्ञानिकों की यह धारणा भी सही होती है कि पृथ्वी इस काल की अवधि में जीवन को केवल हम मौलिक अणुओं के रूप में देख सकते थे। तो मौलिक अणुओं तथा संरचनाओं का जन्म इसी अवधि में होने लगा, अर्थात देखने योग्य पृथ्वी के धरातल अथवा समुद्र के में जीव जंतु या पेड़ पौधे आदि कुछ भी नहीं थे, केवल अणु थे। प्री कैम्ब्रियन महायुग के बाद, जब प्री कैम्ब्रियन महायुग कब तक चला था, 60 करोड़ वर्ष तक चला था। उसके बाद फिर इसमें तेजी से जल और थल जो थे उस पे जीवन के विभिन्न रूप पैदा होने लगे, यानी उद्भव होने लगा, उनका विकास होने लगा। तो पहले पृथ्वी पे ये माना जाता है कि एक कोशिकीय जीव का निर्माण जो है कि उत्पत्ति हुई थी। अब ये ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन आगे देखते हैं ऐसा कुछ दिया है क्या।
तो प्रीकैम्ब्रियन महायुग के बाद फिर से तेजी से जल और थल जीवन के विभिन्न रूपों तथा जैव उद्भव तथा विकास प्रारंभ हुआ। प्रोटोजोइक युग में समुद्र के कोने कोने में निम्न स्तर के जीवों, यानी निम्न स्तर मतलब छोटे छोटे जीवों में, छोटे छोटे जीवों प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय जीव जैसे मूंगा, जेलीफिश, शंख, शिप इत्यादि की मात्राएं प्रचुर बहुत मात्रा में थी। आगे बढ़ने पर आगे जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे ही पेलियोजोइक युग में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कीट पतंगे और विभिन्न प्रकार के मांस, घास इत्यादि अनेक प्रकार के जलीय जलचर स्थलचर जंतु फैले थे। अब यहाँ पे मांस शब्द आता है। ये मांस क्या है? मांस कोई जो हम खाने वाले मांस नहीं है, ये मांस एक घास का नाम है, एक प्रकार की वनस्पति है। जैसे लाइकॉन होता है तो लाइकॉन घास होता है, लेकिन काई क्या है? घास है। एक तरह से घास हम कह सकते हैं। उसी तरह मांस होता है। तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। अब उसके बाद आगे चलते देखते हैं कि ये धीरे धीरे जीव जंतु पूरे सागर में फैलने लगे और फैलते फैलते तो ये उस समय एक कोशिकीय ही जीव थे, फैलते हुए विकास करने लगे। आगे मोसोजोइक युग लगभग 7 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक के काल को कहा जाता है मीसोजोइक। इस समय में पृथ्वी पर जल, थल और नभ पे घूमने वाले लाखों छोटे और बड़े जीव जंतु, वनस्पति इत्यादियों का जन्म हो चुका था। इसी युग में डायनासोर जैसे विशाल जानवर राज करते थे। खाना तथा स्थान में उत्तम परिचय के कारण खाना और उत्तम राज कर रहा था। उसको खाने के लिए यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त था, जैसे घास, जो भी वो खाता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होने लगी। धीरे 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 जैसे जैसे उनका विकास आगे बढ़ने लगा वैसे ही जैव अवशेष अनुसंधान विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना मतलब जैसे आपातकालीन घटनाएं होती हैं, पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं जिनको हम आपदा भी कहते हैं, या जैसे कि पृथ्वी से कोई ग्रह के टकरा जाना या भूकंप आना इत्यादि, ये सारी घटनाएं खगोलीय घटना कहलाती हैं। तो खगोलीय घटनाओं के कारण इन सभी विशालकाय प्राणियों का सर्वनाश हो गया, यानी सब कोई ऐसी घटना हुई जैसे भूकंप ये हुआ या तो कोई ग्रह के पृथ्वी से टकराया जिससे कि डायनासोर मारे गए। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस महायुग को सीनोजोइक युग कहा गया, यानी कि जब तक ये थे डायनासोर थे, तो डायनासोर जब थे तो उस समय को सीनोजोइक महायुग कहा जाता था। इस युग के प्रारंभ में हाथी जैसे विशाल जीव जंतु हुआ करते थे। इसी युग में अनेक प्रकार के अंतर्वेजी पौधे भी विकसित हुए। डार्विन ने बताया था कि जैव विकास के अनुसार हमारे पूर्वज वनमानुष को ही मानते हैं, क्योंकि डार्विन एक जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में और उनके विकास के बारे में बहुत कुछ काफ़ी लिखा हुआ है, इसलिए डार्विन को जैव वैज्ञानिक भी माना जाता है। तो इन्होंने अपने खोजों में ये पता लगाया कि मनुष्य का विकास वनमानुष से हुआ है, और वनमानुष का जो विकास हुआ इसी युग में हुआ। किस युग में हुआ था? सीनोजोइक युग में हुआ था। धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद वनमानुषों से मानव का विकास प्रारंभ हुआ
और जिसके फलस्वरूप आज समस्त जगत में मानव उपस्थित है। मानव का को साइंस में होमो शोफियन नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन। आज युग के सबसे अधिक विकसित प्राणी है जो कौन है? विकसित प्राणी मानव है, यानी हम और आप आज युग के सबसे अधिक विकसित हैं। और जीव जंतु विकसित नहीं हो पाए क्योंकि उनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग मानव में बुद्धि का विकास होने लगा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? अधिक विकसित प्राणी कहा गया, जिसके कारण उन्होंने अनेक प्रकार के खोज किए और इसी प्रकार हमारे भूमंडल पर यानी पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। और इस तरह से आगे चलते चलते अनेक प्रकार की मानव जातियों का विकास हुआ, अनेक प्रकार के जीवों का विकास हुआ। ये सारी जो घटनाएं घटी थीं, इन घटनाओं का विश्लेषण इस आधार पे हम ये जान पाए कि पृथ्वी पर जीव कैसे आए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्थाएं कैसी थीं। वो पहले आग का गोला था, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई। उसके बाद छोटे छोटे जीव आए जो छोटे छोटे जो कि समुद्र में रहते थे, एक खुश्की जीव थे। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। फिर जल में घूमने वाले जलचर प्राणियों का विकास हुआ। उसके बाद जल और थल दोनों पे रहने वाले जंतुओं का विकास हुआ। फिर आगे चलने के बाद केवल थल पे रहने वाले जीव हुए, आकाश में उड़ने वाले जीव पैदा हुए। और इस प्रकार अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए मानव जीवन का विकास हुआ। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसको इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चित्र से हम कैसे समझेंगे और इस पूरी पाठ के जो पाठ में लिखा गया था, जो इस चैप्टर में कहा गया था, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इसके बारे में एक चित्र बनाएं और इस चित्र के आधार पे हम समझने की कोशिश करें, प्रयास करें कि आखिर में कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई। तो आइए आगे चलते हैं। हम उस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति। यहाँ आप देख रहे हैं पहले लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व पहले क्या था? सूर्य था। सूर्य से ये पृथ्वी अलग होती है। पृथ्वी अलग होती है तो पहले आग का गोला के रूप में है। फिर देखें धीरे धीरे ये ठंडी होती जा रही है, एक पिंड का रूप धारण किया। इसके बाद आगे देखिए, ये आगे चलते हुए ये ठंडी होने लगी और ठंडे होते होते ये धीरे धीरे लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व इस पे जल का भंडारण होने लगा और जीवों की उत्पत्ति होने लगी। और जीवों के बाद मानव का विकास हुआ और मानव के विकास क्रम ने आगे चल के देखिए धरती पर अनेक प्रकार के आविष्कार किए और आज 21वीं सदी में लोग चांद पे जाने लगे हैं। अब इसके बाद हम इस डायग्राम से देखते हैं कि पहले कौन से जीव आए, उसके बाद कैसे कैसे मानव का अपना विकास किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चलता है कि पहले सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, जेलीफिश, शंख, शैवाल, मूंगा इत्यादि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हुए। उसके बाद दूसरे चरण में कीट हुए, मांस, घास, स्टारफिश इत्यादि जैसे जंतुओं का विकास हुआ। उसके बाद जब ये क्रम आगे बढ़ता है तो मछली, क्लबमांस, डायनासोर और डायनासोर के बाद हाथी, पेड़ पौधे, पक्षी, वन मानुष और मानव का विकास होता है। अब इस डायग्राम को अगर हम पूरा देखें तो देखने से पता चल जाएगा कि हमारे जीवन की
स्थिति क्या थी, पहले हम कैसे पृथ्वी पे थे और हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी मानव कैसे इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पे कैसे जीवन संभव हुआ। इस आधार पर आज का टॉपिक हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।